Welcome everyone. In this video we will study about class 10 civics chapter 1 और हमारा जो चैप्टर 1 है civics का वो आप देख लीजिए वो है पावर शेयरिंग। सो इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं ओवरव्यू। देखिए ओवरव्यू में क्या है कि मेन बात क्या बताया गया है कि पावर जो है उसका शेयर होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर, ये माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, डेमोक्रेसी में चीज़ मस्ट है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्गन्स बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे पास 3 ऑर्गन्स बनाए गए हैं। सो इन 3 ऑर्गन्स में आप देख सकते हैं इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सब में। और इस चैप्टर में हम जो स्टोरीज पढ़ेंगे, 2 देशों की स्टोरी पढ़ेंगे हम पहले, बेल्जियम एंड श्रीलंका की, और उनके बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या सिचुएशन चल रहा है, हम सब कुछ ये जानेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी से। हमारे पास है बेल्जियम। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। अगर हम बात करें, वो इतना छोटा है कि हरियाणा की एक स्टेट से भी कम एरिया वो कैप्चर करता है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, विद विद होम बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर। शेयर्स इट्स बॉर्डर्स, यहाँ पर शेयर आ जाएगा। ओके, सो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? वो है नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा का हाफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो। फिर देखते हैं हम एथनिक। इस वर्ड को हम देखेंगे, डेफिनेशन में आएगा हमारे पास लास्ट में। एथनिक बेसिकली क्या होता है? देखिए एक ग्रुप होता है पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक रिलीजन, इस प्रकार से उनको हम एथनिक बोलते हैं। एथनिक कंपोजिशन अगर हम बात करें तो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें से ध्यान रखिएगा 59% टोटल लोग फ्लेमिश रीजन से हैं और डच बोलते हैं। वो कितने परसेंट है? 59, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं कंप्लीट। अनदर 40% है वेलोनिया रीजन से और वो बोलते हैं फ्रेंच। इसका मतलब देखिए ये कंट्री है, इसके अंदर 59% डच बोलते हैं एंड 40% यहाँ पर बोलते हैं फ्रेंच, और 1% लोग बच गए वो बोलते हैं जर्मन। लेकिन जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर उल्टा है। सो सबसे पहले देख लीजिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यहाँ पर आ जाएगा। तो बेल्जियम का जो कैपिटल हो जाएगा वो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर देखिए 80% फ्रेंच लोग हैं, 20% डच है। तो उल्टा सिस्टम है। कंट्री में जहाँ पर 59% डच थे, लेकिन कैपिटल के अंदर वहाँ पर देखिए 80% फ्रेंच है, तो अपोजिट केस। और देखिए कैपिटल है वो। सो यही एथनिक कॉम्पोजिशन है, यही हमारा देखिए डिफरेंस है यहाँ पर दिख रहा है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखिए बेल्जियम में क्या है, जो माइनॉरिटी मतलब 40%, इसलिए कम माइनॉरिटी में आएंगे इसके। सो ये रिच है और पावरफुल एज कम्पेयर टू डच स्पीकिंग। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अभी डच लोगों को जो बेनिफिट था वो बाद में मिला, एजुकेशन का और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो बहुत बाद में मिले। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसकी वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में लड़ाई हो गई। सिंपल भाई, पहले फ्रेंच के लोगों को एजुकेशन वगैरह मिली, डच को नहीं मिलती थी। अब डच को बहुत लेट मिली तो रिच नहीं है, फ्रेंच वाले रिच रह गए, तो इसलिए अब आपस में लड़ाई होना जायज सी बात थी। आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़ाई क्यों हुई, यही रीजन था लड़ाई का इनका। तो अभी हम आगे चलते हैं। देखिए द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट। ब्रुसेल्स कैपिटल में ज़्यादा प्रॉब्लम है ये लड़ाई का, इनका आपस में लड़ाई, इनके आपस में कैपिटल में बहुत ज़्यादा है ये। ओके, अभी हम देखेंगे कि इन्होंने इसको सॉल्व कैसे किया, इस प्रॉब्लम को, जो ये लड़ाई चल रही थी। देखिए प्रॉब्लम क्या थी। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। जो डच स्पीकिंग है वो कंट्री के अंदर तो ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल के अंदर वो है कम। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ही प्रॉब्लम है ये, आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम चलेगा। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन था। इसके बाद देखते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, इंडिया का ये पड़ोसी देश है, आपको पता है आइलैंड नेशन है। कुछ किलोमीटर है तमिलनाडु को, उससे हम चले अगर कुछ किलोमीटर जाते हैं आगे तो हमारे पास श्रीलंका आ जाता है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, यानी लगभग हरियाणा जितनी इसकी पॉपुलेशन है।
लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन। साउथ एशियन रीजन का मतलब आपको समझ में आ रहा है साउथ एशिया, एशिया के साउथ में जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका एक्सेट्रा, मालदीव्स, तो ये कुछ कंट्रीज हैं हमारी साउथ एशिया की। तो इस रीजन में श्रीलंका के पास बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन देखेंगे कैसे है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं 74%, उसके बाद आते हैं तमिल बोलने वाले 18%। और तमिल्स में भी दो कैटेगरीज हैं। देखिए याद रखिएगा कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, सिन्हाला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, विच लैंग्वेज इज स्पोकन मोर इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बोली जाती है सिन्हाला। देखिए याद रखिएगा सिन्हाला लैंग्वेज को। अभी आप फिर हम आगे चलते हैं, अभी बेल्जियम का देख लेते हैं मैप। यहाँ पर एथनिक हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगा। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन एथनिक। आप एथनिक का डेफिनेशन डाल दीजिए यहाँ पर। सो एथनिक क्या होगा, एक सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर पे बेस्ड होगा, कल्चर के बीच में इन बेस्ड होगा। कल्चर जो आप समझते हैं, कल्चर को तो आप जानते ही हैं। पीपल बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप। जो एक एथनिक ग्रुप से डिपेंड करते होंगे, उनका फिजिकल सिमिलरिटीज की वजह से, और कल्चर भी उनका सेम होगा। ओके, जरूरी नहीं है वो धर्म पे ही बटे या देश के हिसाब से ही बटे, वो अपना एक खुद का कल्चर भी बना सकते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पर मैप देखिए, कैपिटल आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा कैपिटल के अंदर ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है। और ये आपको येलो जो दिख रहा है ये है डच स्पीकिंग एरिया, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू फ्रेंच स्पीकिंग एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये छोटा सा है जर्मन स्पीकिंग एरिया यहाँ पर इस कोने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंच लोग ज़्यादा है बोलने वाले, लेकिन मतलब एरिया छोटा है लेकिन डच ज़्यादा है बोलने वाले। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि फ्रेंच का एरिया ज़्यादा है लेकिन बोलने वाले कम है कंट्री में। लेकिन अगर बात करें हम कैपिटल की, कैपिटल में देखिए फ्रेंच ज़्यादा है डच कम है। सो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा यहाँ पर बेल्जियम में कि पावर कैसे बांटी जाए इनके बीच में, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने में मिल रहे हैं। अभी हम तमिल्स की बात कर रहे थे, तो तमिल्स हमारे पास है दो टाइप के। एक तो जाएंगे श्रीलंकन तमिल्स, और एक जो हमारे इंडियन तमिल्स जो इंडिया से आए थे प्लांटेशन का काम करने के लिए। सो दूसरे हो जाएंगे हमारे पास इंडियन तमिल्स। देखिए श्रीलंका में सिन्हालास तो हैं ही 74%। उसके बाद जो तमिल जो 18% बोल रहे हैं, उनमें से दो तमिल है, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन से तमिल। जो प्लांटेशन आपने एग्रीकल्चर के चैप्टर ये मान लीजिए 4 में पढ़ा था एग्रीकल्चर में, कि जो प्लांटेशन के लिए ले जाया जाता था मजदूरों को, वो इंडिया से भी ले जाया जाता था श्रीलंका में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए वो वहीं पर सेटल हो गए। श्रीलंकन तमिल जो है वो कहाँ पर रहते हैं, देखिए श्रीलंकन तमिल्स अगर हम एक मैप बनाए यहाँ पर एक टेम्परेरी सा, बिकॉज एग्जैक्टली वही है। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट में वो रहते हैं। ओके, श्रीलंकन तमिल्स की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो सिनाला बोलते हैं उनका धर्म जो है बुद्धिस्ट है, लेकिन जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम भी है, उनमें से कुछ क्रिश्चियन भी है। ओके, और क्रिश्चियन में दोनों तमिल और सिनालास भी आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ का रिलीजन क्या है इस कंट्री का, वो है बुद्धिज्म। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। सोचिए अब इस सिचुएशन में क्या होगा जब इतने सारे धर्म के लोग एक छोटे से देश में रहेंगे, इतने लैंग्वेज के लोग। देखिए बेल्जियम में किसकी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज की। लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम श्रीलंका में भी थी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, एक रिलीजन की भी प्रॉब्लम थी। ओके, तो उसके बाद देखिए हमारे पास डच स्पीक कम्युनिटी जो थी वो एडवांटेज ले रही थी अपने नंबर्स का कंट्री के अंदर, और फ्रेंच के ऊपर इजीली प्रेशर कर सकते थे, और जर्मन स्पीकिंग के ऊपर भी प्रेशर हो सकता था। इसकी वजह से लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती अगर वो ऐसा करते तो। ओके, आप समझ रहे हैं ना, अगर ऐसा करते तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती, सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद देखते हैं हम आगे। दिस वुड लीड टू वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ कंट्री। और ये बंटवारा हो जाता है ऐसे क्योंकि एक तरफ डच हो जाते हैं, एक तरफ फ्रेंच हो जाते हैं, तो ये बंटवारा होना जायज़ था। उसके बाद आते हैं हम श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका में देखिए सिन्हालास मेजोरिटी में थे। सिन्हाला कम्युनिटी क्या थी, मेजोरिटी में चल रही थी। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी कंट्री में, बिकॉज वो 74% थे, और देखा जाए तो डच से भी ज़्यादा थे। सो अभी ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अभी हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। अभी हम उसका मेजोरिटेरियनिज्म देखते हैं।
सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, दैट इज डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। देखिए मेजोरिटेरियनिज्म क्या हो जाएगा, एक बिलीफ, ये एक मान्यता है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी होगी किसी देश में, किसी कंट्री में, ओके, वो कुछ भी कर सकते हैं वट एवर दे वॉन्ट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की इच्छाओं को तोड़कर वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, ये इसको हम मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो श्रीलंका में ये कैसे आया, सिंपल, सिनाला आपको पता है 74% थे, तो अपनी मन मर्जी तो चलाएंगे वो। तो देखिए इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन डिड श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। सो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला, ये मिला भाई 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गया था श्रीलंका को। ओके, यहाँ पर 1948 आ जाएगा। द लीडर ऑफ सिनाला कम्युनिटी, अब जो सिनाला कम्युनिटी के लीडर थे वो डोमिनेंस करना चाहते थे कंट्री में, गवर्नमेंट पर, बिकॉज वो मेजोरिटी में थे, उनको पता था अगर वोट मांगा जाए सिनाला के नाम पे तो जीत जाएंगे। एज अ रिजल्ट इस वजह से मेजोरिटेरियनिज्म शुरू हो जाता है, सिनाला की सुप्रीमेसी वहाँ पर शुरू हो जाती है। अभी क्या होता है देखिए, यहाँ तक तो चलो ठीक था, 5-6 साल चलता है काम कुछ, लेकिन 1956 में क्या होता है, एक एक्ट पास की जाती है, सिनाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, 10 डिसरिगार्डिंग तमिल्स। इसका मतलब 1956 में अब एक एक्ट पास की जाती है जिसके अंदर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अब इंडिया, सॉरी, अभी जो श्रीलंका में लैंग्वेज बोली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला बोली जाएगी, यानी तमिल्स का क्या होगा आप सोच सकते हैं इस बारे में, ये प्रॉब्लम आ गई। The government followed preferential policies that favored Sinhala application for university. यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन चाहिए तो सिनाला के एप्लीकेंट्स को मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिनाला को ही मिलती थी। नए संविधान में भी बुद्धिज्म के ही प्रोटेक्शन की बात की, बाकी धर्मों की प्रोटेक्शन की बात नहीं की। इसका मतलब तमिल हर तरफ से गिर गए, रिलीजियसली भी और लैंग्वेज के हिसाब से तो पहले ही मतलब वो माइनॉरिटी में थे। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर, अब ये जो प्रेशर आ रहा था लगातार, श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल अलग हो गया। अभी ये जो तमिल लोग थे ये बिल्कुल किनारे पर हो गए, मतलब अब इनको डर था कि कहीं हमें कंट्री से भी निकाल ना दिया जाए। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धि सिन्हाला लीडर वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब उनको ये था कि सिन्हालाज जो कर रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं, उनमें से किसी को भी हमारे धर्म, हमारी लैंग्वेज की नहीं पड़ी। हम जो तमिल बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज के बारे में किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम, और गवर्नमेंट हमें कोई राइट भी नहीं दे रही, हमें अधिकार भी नहीं दे रहे। इस वजह से उनको पता चल गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अब तो। ठीक है, अब जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन पता चलता है तो कहीं ना कहीं से आवाज़ जरूर उठती है। आप सभी जानते हैं, आपने रिवोल्यूशंस पढ़ी हैं, 9th क्लास 10th क्लास में भी आपने रिवोल्यूशन पढ़ी है। एज द रिजल्ट अभी क्या होता है देखिए, एज अ रिजल्ट देर इज टेंशन बिटवीन सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज। अब सिनाला और तमिल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, सिंपल। इसके बाद देखते हैं द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज। श्रीलंकन तमिल अपनी कुछ पार्टीज बनाते हैं और कहते हैं कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। अब वो अपनी डिमांड रखते हैं अलग से, और आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दी गई थी, सिनाला। और इधर डिमांड उठती है तमिल्स की तरफ से कि तमिल लैंग्वेज क्या हो जानी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, एंड वो खुद का एक रीजन चाहते थे अलग से, एंड इक्वालिटी चाहते थे एजुकेशन में और जॉब्स में। ये उनकी डिमांड्स थी। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। उनको जो अलग से राज्य बनाने की राइट था, जो उनका मतलब डिमांड थी, उसको तो लगातार मना कर रहे थे सिनारस, वो तो देना ही नहीं था उनको। 1980s में क्या होता है कि वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिलेलम। तमिलेलम यहाँ पर मतलब एक तमिल लैंग्वेज से तमिल स्टेट बनाना चाहते थे अलग से, कि नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका को अलग कर दिया जाए। मतलब ये श्रीलंका है, इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग कर दिया जाए तो हम एक अलग हमारा राज्य बना लेंगे जिसका नाम होगा तमिल एलम, तमिल स्टेट। ओके, तो ये देखिए लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अलग राज्य तक की डिमांड यहाँ पर आ गई थी। द डिस्ट्रस्ट, अब आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे दोनों कम्युनिटीज। अब सिनालास भी, सिनाला तमिल पे नहीं करते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये अटैक ना कर दे, और तमिल्स को तो डर पहले ही था। ओके, इस वजह से क्या हो जाता है, सिविल वॉर। सिविल वॉर बताते हैं हम, आपको डेफिनेशन भी आएगी। सिविल वॉर नागरिकों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो इसको जानते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है, फैमिलीज को कंट्री भी छोड़ के जाना पड़ जाता है, रिफ्यूजी लेना पड़ता है अलग अलग। इंडिया में भी आती है काफ़ी सारी कंट्रीज तमिलनाडु की साइड। एंड इस हिसाब से देखिए श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अपने इकोनॉमी की बुक जब पढ़ेंगे हम, पहला चैप्टर उसमें श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे
एजुकेशन, हेल्थ वगैरह का उनका सिस्टम है। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से क्या होता है कि उनकी सभी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक भी, उनके कल्चर पे भी और उनकी इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव की वजह से आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी देश में शुरू हो गई थी और आपस में एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू हो गए थे और लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सिविल वॉर। यहाँ पर देखिए सिविल वॉर क्या होता है कि एक वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट होता है। देखिए वॉयलेंट, दो ओपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, दो ग्रुप्स, मान लीजिए एक ग्रुप ए ग्रुप बी और दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो लड़ाई जाहिर सी बात है जो इतना इंटेंस हो जाता है कि लड़ाई की तरह लगता है और आपस में हत्याएं होती हैं और हमें दिखाई देता है साफ। ओके, अभी देखिए हमने पढ़ लिया आज श्रीलंका के बारे में। सो अगले पार्ट में जो हम करेंगे वो है बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज के पार्ट में इतना ही। इसके आप नोट्स बना लीजिए, प्लस असाइनमेंट जो मिलेगा आपको कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।